अगली बात है ग्रांट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर द WHO अप्रूव्ड वैक्सीन। अब इंडिया में बात की जा रही है कि यार ठीक है, अकेले कोवैक्स से आपका कोविशील्ड से और कोवैक्सीन से बात बनेगी नहीं, तो हमें कुछ वैक्सीन बाहर से और अप्रूवल देना पड़ेगा। जैसे हमने स्पुतनिक 5 को दे दिया, जो कहां से मंगवाई है हमने दोस्तों, हमने रशिया से मंगवाई है। ऐसे हमें कुछ और वैक्सीन को क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी यूज अप्रूवल देना पड़ेगा। इंडिया का जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, इस बात को बोल रहा है। अब IT सेक्टर बोल रहा है तो इसका मतलब जो है बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि IT सेक्टर जो है ना, देश का जो कुल GDP है उसका लगभग 55 से लेकर 60% जो GDP है हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या मैं कहूं भारत की जो इनकम है वो किससे आता है, IT सेक्टर से आता है ना, IT सेक्टर से आता है। ठीक है, जो IT सेक्टर है वही इस बात को अब क्या कर रिकमेंड कर रहा है कि भैया अब भारत को बाहर देशों से वैक्सीन जो है वो मंगवा लेनी चाहिए। बाहर देशों की वैक्सीन जो WHO ने अप्रूवल जिन वैक्सीन को दिया हुआ है, भारत को उन वैक्सीन को अप्रूवल दे देना चाहिए और भारत के अंदर में उनको हमें इंपोर्ट करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जो भी है। ठीक है, सो GS, अरे गलती से आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इश्यूज रिलेटेड विद द हेल्थ, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आएगा दोस्तों, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग भी आएगा, मनी लॉन्ड्रिंग भी आएगा। क्यों आएगा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फेरा की बात हुई है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात हुई है, अभी मैं बताऊंगा। सो बेसिकली इस मुद्दे के अंदर में हम 2 टॉपिक के बारे में जानेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा क्या है, इशू रिलेटेड विद द हेल्थ। हाँ, दोनों टॉपिक देखेंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। GS पेपर 2 से रिलेटेड है। कह रहा है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है, इंडियाज IT इंडस्ट्रीज बॉडी नास्कॉम जो है इंडिया की IT इंडस्ट्रीज जो है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि यार इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, EAEUA कर दो। ठीक है, जितनी भी WHO के द्वारा जो वैक्सीन है जिनको उन्होंने अप्रूवल दे रखा है, उनको आप डोमेस्टिक वैक्सीन शॉर्टेज को देखते हुए, भारत में तो वैक्सीन है नहीं, इंडिया में शॉर्टेज है, इसको देखते हुए क्या सही है कि आप WHO ने जितनी भी वैक्सीन को अप्रूवल दे रखा है, आप उनका इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो है आप उनको ग्रांट कर दो, ताकि वो जल्दी से हम भारत में उन वैक्सीन को ला सके, इंपोर्ट कर सके, अलग अलग सरकार पैसा दे के मंगवा सके, प्राइवेट एजेंसीज उनको मंगवा सके, खरीद सके। भाई कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसका तो काम ठप पड़ा है ना, तो वो क्या करेगा, बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट करके अपने एम्प्लॉइज को लगवा देगा, ऐसा भी तो हो सकता है। सो इसीलिए कह रहा है कि यार जल्दी से, पर लेकिन उसके लिए अप्रूवल तो चाहिए होता है ना, तो यही बोला कि भारत सरकार फटाफट से इमरजेंसी यूज अप्रूवल दो। इट ऑल्सो अर्ज टेम्पररी रिलैक्स स्ट्रिंजेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं आपको। FCRA में रिलैक्सेशन की बात हुई है। सर ये FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। 2 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था कि भारत के अंदर में जो FCRA संबंधित चीजों की वजह से इंडिया के अंदर में जो बहुत सारी NGO है ना, उनकी हालत खराब होगी, वो पैरालिसिस सिचुएशन में आ गए हैं। एक नया रूल बना है, हमने नया अमेंडमेंट किया है 2020 के अंदर FCRA संबंधित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या कि जो भी संस्था, जो भी NGO विदेश से फंड प्राप्त करती है, विदेश से पैसा प्राप्त करती है, उसको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा SBI की ब्रांच में। हर 3 महीने के अंदर में उनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन उनको मिला है, पैसा मिला है, उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ेगा। पहले डाटा जो था वो कैसे जाता था, पेपर में, अब उनको ऑनलाइन ही इंटरनेट पे पब्लिश करना पड़ेगा ताकि सब लोग देख सकें। हर 5 साल में उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये सब चीज बताई थी ना मैंने, जो भी बाहर से विदेश से फंड प्राप्त करता है। केवल 5 ही सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आप बाहर देश से पैसा ले सकते हो। कौन से सेक्टर हैं? 5 कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे, है ना, अभी पढ़ाया था मैंने। तो वो जो है ना कि भैया अगर आप बाहर से फंड ले रहे हो तो आपको इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। कह रहा इससे भी बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है आप बताओ मुझे। भारत के अंदर बहुत सारी NGO काम कर रही है, हाँ कर रही है सर। अब इंडिया को हेल्प की जरूरत है। इंडिया को किसकी जरूरत है? हेल्प की जरूरत है, और इस बात को अब मानना पड़ेगा भाई। नाउ इंडिया इज इन द नीड ऑफ द हेल्प, क्योंकि भारत की सरकार और भारत के रिसोर्स हम इस तरीके से जुटा नहीं पा रहे हैं कि हम भारत की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर सकें। हाल में अभी ने हमने ऑक्सीजन क्राइसिस में देखा है, जिस प्रकार से इंडिया के अंदर मेडिकल जो है सप्लाईज जिस प्रकार से शॉर्ट पड़ी है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो ये बात हमने साफ साफ देख ली है कि भारत के अंदर में जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो हमें विदेश से सहायता प्राप्त करनी होगी, विदेश से सहायता हमने लेनी होगी। बट हम जो है अपनी नाक बड़ी कर रखी है, हम कह रहे नहीं भाई नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी सहायता कर सके, इसलिए आपको FCRA के जो कानून है उसको थोड़े दिनों के लिए कम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भाई एक बात बताओ, ठीक है, FCRA का फंड आ गया, बाहर से फंड आ गया उन संस्थानों में, उन NGOs में जो FCRA के अंडर में रजिस्टर्ड है,
है ना, वो आ गया। लेकिन वो तो लिमिटेड है ना, वो तो लिमिटेड काम कर पाएंगी। अब ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि जो एक एफसीआरए वाली एनजीओ है वो नॉन एफसीआरओ के अंदर में आने वाली एजेंसी को पैसा ट्रांसफर कर पाए, ताकि ये काम भारत में बड़े स्केल पे हो पाए। समझ में आ रही बात आपको, है ना, समझ में आ रही बात। मैं ये कह रहा हूं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत में जो आने वाली एनजीओज है उनकी संख्या कम होगी और नॉन एफसीआरए वाली एजेंसीज क्या होंगी, संस्थाएं ज्यादा होंगी। तो ये कह रहा है कि जो एफसीआरए है, जो आपके पास में बाहर से विदेशी पैसा आता है, उसको आप क्या करो, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए एफसीआरए कानून को हल्का कर दो, ताकि ये जो पैसा है ये बाकियों को क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बाकियों को ये पैसा दे सके और उसके फलस्वरूप क्या हो पाए, बताओ जल्दी से भाई, देश के अंदर में जो हेल्प, जो आपका रिलीफ वर्क है वो ज्यादा अच्छे से हो सके, ठीक है। सो इसकी बात यहां पर कही जा रही है, इसकी बात यहां पर बोली जा रही है। सो इट ऑल्सो अर्ज टेम्पररली रिलैक्स स्ट्रिंजेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट नॉर्म्स टू सीज द फ्लो ऑफ ओवरसीज कोविड-19 रिलीफ इनटू द कंट्री। याद आ गया, सही है। अच्छा, दिस विल एनेबल एनजीओज टू ट्रांसफर फंड बिटवीन एफसीआरए अप्रूव्ड। भाई ऐसी संस्था जो एफसीआरए अप्रूव्ड है वो एनजीओ नॉन एफसीआरए अप्रूव्ड को क्या कर पाएगी, पैसा ट्रांसफर। मेरे पास विदेश से पैसा आना अलाउड है, ठीक है, मेरे पास अलाउड है, लेकिन आपके पास नहीं है ना, और आप 900 बच्चे हो यहाँ पे, है ना। सो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो पैसा आया, या तो मैं अकेला काम करूंगा तो मेरी कैपेसिटी क्या होगी, कम, तो मैं क्या करूंगा, आप सब में बांट दूंगा ताकि आप भी काम कर सको, तो बड़े लेवल पे काम हो सकेगा। सो दो बातें कही जा रही है। पहले प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि यार बाहर से जो WHO अप्रूव्ड जो वैक्सीन हैं उनको देश के अंदर इंपोर्ट कर, उनको अप्रूवल दे दिया जाए, ताकि देश के अंदर उनको लाया जा सके वैक्सीन शॉर्टेज में, और बाहर वाली वैक्सीन को हम देश के अंदर में लगा सकें। साथ ही साथ में बोला गया कि जो एफसीआरए जो है उसको क्या कर लो, थोड़ा सा हल्का कर लो, ताकि देश के अंदर में रिलीफ वर्क जो है वो तेजी से फैल सके, है ना। कर्ब टू द डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कह रहा है, मेनी कंट्रीज एंड द ग्लोबल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग एड टू द इंडिया एंड आर हेल्पिंग द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स विद द सर्जेस। बहुत सारे देश है जो चाहते हैं दोस्तों कि हम क्या करें, हम कंट्री को, देश को हेल्प करें, लेकिन अब अपन जो है अभी उसमें बदलाव करेंगे तभी जो है हम हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ किया है। अभी हमने क्या किया, 3 मई को गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने जो आपका जो इंपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट परमिट द इंपोर्ट विदाउट जीएसटी levies for pandemic relief material donated from the abroad for the free distribution of the country in the country। मान के चलो किसी देश ने सहायता के रूप में आपको कोई मेडिकल सप्लाई दी है, आप उसको अपने देश में इंपोर्ट कर सकते हो बिना जीएसटी। लेकिन याद रखो, जब कोई भी चीज आपके देश में इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। याद है, अरे एक सीनियर सिटीजन को उसके बेटे ने, उसके कजन, उसके क्या था, नीस था ना वो, तो उसने क्या भेजा था, उसने वो भेजा था, क्या था, अरे वो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है वो मेरे को याद नहीं आ रहा यार, ठीक है, अरे ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से पकड़ता था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप याद करो क्या था। सो उसके लिए उसके ऊपर जीएसटी लग गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, बताया था ना मैंने आपको। जब भी हम कोई देश से, बाहर देश से चीज इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है। लेकिन 3 मई को सरकार ने बोला कि पैंडेमिक के चलते अगर आप पैंडेमिक से रिलेटेड कोई आइटम जो है बाहर देश से आप इंपोर्ट करते हो रिलीफ पहुंचाने के लिए, देश में आप उसको वितरित करने के लिए करते हो, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, आईजीएसटी आप पे नहीं लगेगा। ये 3 मई को सरकार ने डिक्लेयर किया है। नो एक्सेम्पशन हैज बीन ग्रांटेड फ्रॉम द एफसीआरए नॉर्म्स दैट रिक्वायर डोमेस्टिक एंटिटीज रिसीविंग द फॉरेन एड्स टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। लेकिन अभी तक हमने एफसीआरए के कानूनों में हमने किसी प्रकार की छूट नहीं दी है, और अगर एफसीआरए के कानून में आप छूट नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए दोस्तों गृह मंत्रालय, आपको गृह मंत्रालय से क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर आपको विदेशी फंड लेना है तो आपको गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि अभी के लिए आपको एफसीआरए के नॉर्म्स को भी क्या कर देना चाहिए, थोड़ा डाउन कर देना चाहिए। व्हाट आर द की प्रोविजन ऑफ द एफसीआरए, जो एफसीआरए में बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये है क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। कह रहा है पहली बात, अंडर दिस एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में उसको होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा। एज पर द अमेंडेड रूल, एफसीआरए रूल, ऑल एनजीओ रजिस्टर्ड और ग्रांटेड प्रायर परमिशन अंडर द एफसीआरएज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड द डिटेल ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एंड यूटिलाइज देम एवरी 3 मंथ ऑन देयर वेबसाइट और द एफसीआरए वेबसाइट। हर 3 महीने के अंदर आपको कितना पैसा मिला विदेश से, आपको अपनी वेबसाइट पे और एफसीआरए की वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ेगा। कितने में दोस्तों, हर 3 महीने में आपको इसको अपलोड करना पड़ेगा। एनजीओ नाउ नीड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न्स ऑनलाइन
एनुअल रिटर्न्स कि पूरे दिन में, पूरे साल में इन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ खर्चा किया, क्या मंगवाया, पूरा एनुअल रिटर्न जो है इसको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा विद हार्ड कॉपी वर्जन, हार्ड कॉपी डिस्पेंस विद। हार्ड कॉपी वाला सिस्टम जो अब क्या कर दिया गया, बंद कर दिया है। अब ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या होता है दोस्तों, एज सच तो भारत में ऐसी कोई प्रोसेस है नहीं इमरजेंसी यूज अप्रूवल की, नहीं है ना। ये सिस्टम जो है ढंग से कहां फॉलो होता है दोस्तों, ये सिस्टम ढंग से फॉलो होता है अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर, यूएसए के अंदर। वहां फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एफडीए डिपार्टमेंट जो है, वो क्या करता है, क्लिनिकल ट्रायल करता है। ये अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री का वर्जन है। वहां 3 फेज में ट्रायल होती है, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल। फेज 1 कंप्लीट हो जाए, फेज 2 कंप्लीट हो जाए और फेज 3 ट्रायल का हमारे पास सिग्निफिकेंट डेटा आ जाए। देखो कोई भी दवाई या वैक्सीन बनाने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है, कम से कम बता रहा हूं अगर प्रॉपर उसकी ट्रायल करो तो। लेकिन वायरस तो पिछले साल ही आया, 1 साल हुआ है वायरस को, कोरोना को, तो इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई सर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसका पूरा अभी इसका वो नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, एक कंप्लीट ट्रायल इसका पूरा नहीं हुआ। तो इमरजेंसी के अंदर में हमने क्या किया, इमरजेंसी के अंदर हमें देखा कि यार अच्छा इतना बीमारी इतनी फैल रही है, तो हमने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया कि भैया इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर लो। क्यों, क्योंकि हमें पता है इसको इस्तेमाल किया तो नुकसान कम होंगे, ठीक है, और फायदे ज्यादा होंगे। तो इमरजेंसी यूज अप्रूवल तभी दिया जाता है जब हमें यह पता हो कि इस दवाई को, इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने के नुकसान फायदे से क्या होंगे दोस्तों, कम होंगे, मतलब लॉस कम ही है। मान लो जितना लॉस हमें कोरोना से हो रहा है ना, तो इस वैक्सीन का, बीमारी से वैक्सीन का अगर आप लगवाते हो तो उसका तो कम ही इस पे क्या होगा दोस्तों, नुकसान होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन ना लगवाओ, ठीक है, वैक्सीन लगवाना पड़ेगा क्योंकि यही एक बचाव है, यही एक इलाज है। इट्स टोटली सेफ। आजकल अलग अलग भ्रांतियां फैल रही है। अच्छा आजकल तो उसमें भी कंपैरिजन होने लगा कोवाशील्ड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अंदर। कल एक मैं वो देख रहा था, मीम आया हुआ था, एक आदमी की नई नई शादी हुई थी, ठीक है, तो उसकी वाइफ उसके सामने थी, तो कुछ मतलब ऐसे वो खड़ा था, वाइफ आगे खड़ी थी, कुछ वो मतलब कुछ रिचुअल्स थे वो परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, और साइड में कोई एक और महिला थी, तो वो खड़ी थी, तो वो भी मतलब उनकी हेल्प कर रही थी। तो आदमी जो था ना वो आगे नहीं, वो साइड में ऐसे देख रहा था, ठीक है। तो बताया जा रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो कोविशील्ड लगवा ली है फिर भी कोवैक्सीन की तरफ नजर है उनकी, ठीक है। तो इंडिया में तो ऐसी ऑर्डर चल रही है, कंपटीशन टाइप चल रहा है ना, कौन सी लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, WHO ने अप्रूव किया है। भारत के अंदर में आपका जो है CDSCO ने इसको अप्रूव किया है, ठीक है। तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, इट्स टोटली सेफ। पर इमरजेंसी यूज अप्रूवल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी वैक्सीन या दवाई की ट्रायल में अल्टीमेटली 3 से 4 साल, 3 साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे पास 3 साल नहीं, 3 साल में तो आधी दुनिया खत्म कर देता कोरोना। इसलिए हमें पता था कि अगर इस दवाई के अभी तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, और अगर आए तो साइड इफेक्ट तो भी इसके फायदे से वो क्या होंगे, कम ही होंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया जाता है। तो EAU तभी दिया जाता है जब हमें पता हो कि इसके पोटेंशियल बेनिफिट, इसके पोटेंशियल हार्म से क्या होंगे, कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन हाँ, मरीज को ये जानने का अधिकार होता है, उसको बता दिया जाता है कि देख भाई इसकी ट्रायल पूरी नहीं हुई है, अभी पूरा डेटा हमारे पास नहीं है, ट्रायल 3 का फेस है, तो इसको हमने EAU दिया हुआ है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। तो अब यूजर लगवा भी सकता है और मना भी कर सकता है। ये केस मैं USA और यूरोपियन यूनियन का बता रहा हूं। इंडिया में आज सच ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमने इंडिया के अंदर में दोस्तों, हम बहुत सारी ड्रग्स है जिनको इमरजेंसी उसके लिए यूज कर रहे हैं। अब मैंने बताया देखो कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब दवाई जो होने के बाद ठीक करने में हेल्प करती है, वैक्सीन होने से बचाती है आपको, ठीक है, याद रखना है 2 बात। रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया। अच्छा भारत में हम किस प्रकार से रेगुलेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, भारत में हम कैसे करते हैं दोस्तों, भारत में कौन कौन से कानूनों के तहत ही होता है। सो इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल होती है ना, उसके अंदर में कुछ कानून है। पहला कानून कौन सा है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। दूसरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956। तीसरा सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडिया मेडिसिन एक्ट 1970। और चौथा कौन सा है, ये सारे जो है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। सो ये 4 कानून है जिससे भारत के अंदर में किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमिशन फॉर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे पास जो DCGI है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अप्रूवल फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एथिक्स कमिटीज, जहां पर ये हो रही है ट्रायल, वहां पर एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ भाई सब चीज सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मेंटेन वेबसाइट, और जो इंडियन काउंसिल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी जाके आपको भारत में इमरजेंसी यूज अप्रूवल का सर्टिफिकेट मिलता है। अब रिलेटेड सर्च में आप क्या करोगे दोस्तों,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, साथ साथ में CDSCO क्या है ना, ये आपको देखने पड़ेंगे, इनकी फंक्शनिंग और इनके कार्य ये आपको देखने बनेंगे यार। और अगर आपने ये देख लिए तो मैं समझता हूं कि इस टॉपिक से संबंधित पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा अगर आपने पढ़ लिया तो, ठीक है। सो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं कि 2 टॉपिक आप देख लोगे। अब ऐसा नहीं है, ये 2 टॉपिक मैंने ही पढ़ाए हुए हैं, तो अब बस आपको PDF सर्च करनी है, अपनी PDF फाइंड आउट करनी है कहां पर वो है। अच्छा, प्रीलिम्स में सर आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं? प्रीलिम्स में इसमें लिस्ट जो है लंबी है। पहली बात, ये FCRA जो है ये कब लागू किया गया? 2010 में आया था सर FCRA कानून, अभी हाल ही में इसको संशोधित किया गया है। हु एडमिनिस्टर दिस लेजिस्लेशन, ऐसा ये कानून किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग एज पर द एक्ट है। अच्छा, इस कानून के अंदर में फॉरेन फंडिंग की एक परिभाषा दी गई है, वो क्या है? हु कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर द एक्ट, कौन नहीं प्राप्त कर सकता विदेशी जो है पैसा? मैंने आपको बताया था कोई पॉलिटिकल जो है संस्थान हो वो पैसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी लेजिस्लेचर हो वो नहीं कर सकता, MP हो, MLA हो, ठीक है, वो पैसा प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। किसी के पास पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, आप IAS बन जाओ, आप विदेशी पैसा नहीं ले सकते हो, ठीक है। What is the eligibility criteria for grant of registration? क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या आपके पास कंडीशंस होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो इस रजिस्ट्रेशन के लिए। व्हाट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये EUA क्या होता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंडिया, भारत में क्या प्रोसेस है? एज सच तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, भारत के अंदर में कौन कौन से कानून है, अभी मैंने पढ़ाया कौन कौन से कानून है, 4 कानून है, याद कर लेना। इज देयर इज अ रिस्क यूजिंग द प्रोडक्ट दैट हैज ओनली बीन ग्रांटेड द EUA, कह रहा है कि अभी अभी जिसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिला है तो क्या उसका इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है? दोस्तों नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना, क्लिनिकल जो फेज 3 की ट्रायल तो होती है ना, अगर हानिकारक होता तो क्यों इसको यूज किया जाता? तो नहीं, हार्मफुल नहीं है, बट हाँ मे भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हों छोटे मोटे, बट वो जैसे अब वैक्सीन लगने बुखार आ रहा है, अब इसके चक्कर में, हल्के बुखार के चक्कर में अगर तुम कोरोना से भिड़ सकते हो तो ठीक है, भिड़ लो, है ना, तो ये बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दीज आर द प्रीलिम स्पेसिफिक। अब आते हैं मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन पे, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही है बात? टॉपिक पूरा समझ आ रहा है? टॉपिक पूरा समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो, और वीडियो को एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे, और शेयर करो यार, ठीक है। देखो आज अपन दोनों टारगेट से पीछे हैं, अपने लाइक के टारगेट से भी पीछे हैं, साथ साथ में अपने जो टोटल व्यूअर्स थे, लाइव्स थे, उनके टारगेट से भी शॉर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों का कहीं ना कहीं आज थोड़ा योगदान कम है। कोई बात नहीं, पुश करो थोड़ा सा प्लीज, एक बार लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो। मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं। मेंस का मुद्दा क्या है, मेंस का क्वेश्चन क्या है मेरे पास। What does WHO approved vaccine means and why it is important to get the approval from the WHO before the use? Explain. हम बार बार बोल रहे हैं कि WHO अप्रूवल, WHO अप्रूवल, WHO अप्रूवल। सो WHO से अप्रूवल वाली वैक्सीन होती क्या है, क्या होता है WHO का अप्रूवल, ठीक है, क्या होता है WHO का अप्रूवल, और कैसे WHO के अप्रूवल की दी हुई चीज़ों को हम कैसे अप्रूवल, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। WHO द्वारा अनुमोदित टीका क्या है, इसका अर्थ क्या है, एंड उपयोग से पहले WHO से अनुमोदन प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसको स्पष्ट करो। चलो करते हैं स्पष्ट करते हैं इस बात को, ठीक है। चलो सबसे पहले इंट्रो में बताओ मुझे क्या होगा, पहले कीवर्ड, इंट्रो के बाद में क्या होगा दोस्तों, बॉडी, और फिर क्या होगा दोस्तों आपका कंक्लूजन, ठीक है। सो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अच्छा, इंट्रो में कीवर्ड क्या है दोस्तों, देखो कीवर्ड आ गया WHO, मुझे WHO के बारे में पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के बारे में बताओ यहाँ 2-4 बातें, ठीक है। क्या है WHO? इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसके अंदर में भाई 194 देश हैं, है ना। इसका 150 देशों में ऑफिस है और 6 बड़े बड़े रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पे, है ना। आप बताओगे इट्स अ ग्लोबल पॉलिसी, ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी लीडर, है ना। दुनिया भर के अंदर में जो स्वास्थ्य नीति है ना उसमें एक लीडर है, साथ साथ में अलग अलग देशों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और जो लेटेस्ट फाइंडिंग है रिलेटेड टू द हेल्थ, ठीक है, उसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। याद है अभी मैंने WHO के बारे में बताया, वो सारी बातें आपको किस में लिखनी है, इंट्रो के अंदर में लिखनी है। बॉडी में आते हैं दोस्तों, बॉडी में आओगे तो आप क्या लिखोगे, देखो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट एन अप्रूवल फ्रॉम द WHO से अप्रूवल लेना क्यों जरूरी है, मैंने बताया बिकॉज इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इट्स अ इंटरनेशनल बॉडी जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर
हेल्थ का क्या है, लीडर है, इट्स अ ग्लोबल हेल्थ लीडर, है ना। तो जब हम बात करते हैं भारत की, भारत की बात करते हैं तो दोस्तों हम भारत में भी अप्रूवल लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई भी हेल्थ रिलेटेड मामला अगर है तो उसमें WHO का अप्रूवल प्यारे बच्चों क्या है, आवश्यक है। यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द WHO, इट्स वेरी मच इसेंशियल एंड नेसेसरी कि आप WHO का क्या लो, अप्रूवल जो है उस केस में लो। WHO का अप्रूवल जो है वो बहुत जरूरी है ना, बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? बिकॉज WHO वो ग्लोबल बॉडी है जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा, देखो WHO के पास ज़्यादा रिसोर्स है, ज़्यादा फंडिंग है, ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, तो वो इस बात को बेटर तरीके से इवेल्युएट कर पाएगा। मान लो अब कोई वैक्सीन बनाई चाइना ने, अब चाइना तो झूठ बोल के बोल देगा कि हाँ मेरी वैक्सीन असरदार है, क्यों? उसको तो बेचनी है। चाइना का कमर्शियल इंटरेस्ट आपको पता है, वो बेचने के लिए बोल देगा कि हाँ मेरी वैक्सीन बिल्कुल साफ है, सही है। अब उसको टेस्ट कौन करेगा? उसको WHO टेस्ट करेगा, WHO बताएगा कि हाँ ये वैक्सीन सेफ है। इसीलिए WHO का जो रिकमेंडेशन है वो ज़रूरी है, ठीक है। विद द व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, WHO का जो परमिशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज WHO जो है इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ लीडर, इट्स अ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो इसी फील्ड में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इट वर्क्स थ्रू द हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छे से काम। मैं कहूँगा तो कोई नहीं मानेगा, WHO कहेगा तो सब मानेंगे, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, है ना, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, है ना, और जो प्रोस्पेक्टिव नेगेटिव आउटकम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि WHO से आपको अप्रूवल लेना आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आप एक बहुत अच्छा आंसर इसके ऊपर लिखोगे, एक अच्छी आंसर राइटिंग आप यहाँ पे करोगे, जो मैंने बताया उसके द्वारा आपको करना है, पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। यू हैव टू राइट इन द 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।